असली गुनहगार। बहुत मेहनत करने के बाद राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर बेताल को पकड़ लिया। वो उसे अपने कंधे पर उठाकर शमशान घाट तक ले गए। रास्ते में बेताल ने राजा को एक नई कहानी सुनाई और बेताल ने कहा, एक समय की बात है, काशी में एक राजा थे जिनका नाम प्रताप मुकुट था। उनके एक संतान थी जिसका नाम वज्रमुकुट था। एक दिन वज्रमुकुट दीवान के पुत्र के साथ शिकार खेलने जंगल में गया। बहुत देर तक घूमने के बाद उन दोनों को एक तालाब दिखाई दिया जिसमें कमल खिल रहे थे और हंस उड़ रहे थे। दोनों दोस्त वहां रुके और तालाब के जल से हाथ मुंह धोकर पास ही स्थित भगवान शंकर के मंदिर में दर्शन और पूजा करने चले गए। दोनों ने अपने घोड़े मंदिर के बाहर बांध दिए। फिर जब दोनों दोस्त दर्शन करके मंदिर से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि एक राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ तालाब में स्नान करने आई है। राजकुमारी को देखकर राजकुमार बहुत खुश हुआ। राजकुमार और राजकुमारी दोनों एक दूसरे पर मोहित थे, जबकि दीवान का बेटा वहीं एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। राजकुमार को देखते ही राजकुमारी ने अपने बालों से कमल का फूल निकाला, कान से लगाया, दांतों से काटा, पैरों के नीचे दबाया और सीने से लगाकर अपनी सहेलियों के साथ चली गई। राजकुमारी के जाने के बाद राजकुमार बहुत दुखी हो गया और अपने मित्र के पास लौटकर सारी घटना बताए। राजकुमार ने कहा, मैं राजकुमारी के बिना नहीं रह सकता, लेकिन मैं इस राजकुमारी के बारे में कुछ नहीं जानता। वो कहाँ रहती है, उसका नाम क्या है? दीवान के बेटे ने धैर्यपूर्वक सब कुछ सुना और राजकुमार को समझाते हुए कहा, राजकुमार, घबराइए मत। राजकुमारी ने सब कुछ बता दिया है। राजकुमार ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, कब और कैसे? राजकुमारी ने तो मुझसे बात तक नहीं की। दीवान के बेटे ने राजकुमार को बताया कि राजकुमारी ने अपने बालों से कमल का फूल निकालकर कान से लगाया है। मतलब राजकुमारी बताना चाहती है कि वो कर्नाटक की है। फूल को दांतों से काटने का मतलब है कि उसके पिता का नाम दंतावत है। पैरों से फूल को दबाने का मतलब था कि राजकुमारी का नाम पद्मावती है, और फूल को सीने से लगाने का मतलब था कि अब आप उसके दिल में बस गए हैं। अपने मित्र की बातें सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ। खुश होकर राजकुमार ने दीवान के बेटे से कहा कि मैं कर्नाटक जाना चाहता हूँ, मुझे वहां ले चलो। कई दिनों तक घूमने के बाद दोनों दोस्त कर्नाटक पहुंचे। जब वे दोनों महल के पास पहुंचे तो उन्हें एक बूढ़ी महिला चरखे से सूत काटती हुई दिखाई दी। बूढ़ी महिला को देखते ही दोनों घोड़े से उतर पड़े और उसके पास जाकर बोले, माताजी, हम दोनों व्यापारी हैं, बहुत दूर प्रदेश से आए हैं। अभी हमारा माल नहीं आया है, कुछ दिनों में हमारा माल भी पहुंच जाएगा। बस हम दोनों को रहने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। उसकी बातें सुनकर वृद्ध महिला की ममता जाग उठी। उसने कहा, बेटा, इसे अपना घर ही समझो। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। इसके बाद दोनों उसके घर में रहने लगे। इतने में दीवान के बेटे ने महिला से पूछा, माँ, आप क्या काम करती हैं? आपके साथ और कौन रहता है? आप अपना जीवनयापन कैसे करती हैं? धीरे धीरे वो महिला इन सभी सवालों का जवाब देने लगी। उन्होंने कहा, मेरा एक बेटा है जो राजा के यहाँ कार्यरत है। मैं राजा की पुत्री पद्मावती की दासी थी। मैं बूढ़ी हूँ इसलिए घर पर ही रहती हूँ। महाराज मुझे खाना देते हैं और दिन में एक बार मैं राजकुमारी से मिलने जाती हूँ। ये सुनकर राजकुमार ने बुढ़िया को कुछ पैसे दिए और राजकुमारी तक संदेश पहुंचाने को कहा। राजकुमार ने बुढ़िया से कहा, माँ, कल जब तुम राजकुमारी के पास जाओ तो उससे कहना कि जो राजकुमार तुम्हें जेठ सुदी पंचमी के दिन नदी के पास मिला था वह तुम्हारे राज्य में आ गया है। अगले दिन बुढ़िया राजकुमार का संदेश लेकर राजकुमारी के पास गई। उस औरत की बात सुनकर राजकुमारी को गुस्सा आ गया। उन्होंने हाथों में चंदन लगाकर उस महिला के गाल पर तमाचा मारा और कहा, मेरे घर से निकल जाओ। बुढ़िया घर लौट आई और राजकुमार को सारी बात बताई। वृद्धा महिला की बात सुनकर राजकुमार हैरान रह गया। तब राजकुमार के मित्र ने राजकुमार को सांत्वना देते हुए कहा, राजकुमार, चिंता मत करो। राजकुमारी की बातों को समझने की कोशिश करो। ध्यान दें कि राजकुमारी ने अपनी उंगलियों को सफेद चंदन में डुबोकर गाल पर मारा है। इसका मतलब ये है कि अभी भी कुछ है। चांदनी के दिन उनके खत्म होने के बाद अंधेरी रात में मिलते हैं। कुछ दिनों के बाद वृद्ध महिला फिर राजकुमारी के पास राजकुमार का संदेश लेकर आई। इस बार राजकुमारी ने केसर में 3 उंगलियां डुबोकर बुढ़िया के चेहरे पर मारी और बोली, चली जाओ यहाँ से,
तभी उस महिला ने आकर राजकुमार को सारी बात बता दी। ये सुनकर राजकुमार बहुत चिंता में पड़ गए। इस पर दीवान के बेटे ने राजकुमार से कहा, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है राजकुमार। राजकुमारी ने कहा है कि अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए 3 दिन इंतजार करे। 3 दिन के बाद वह बुढ़िया फिर राजकुमारी के पास गई। इस बार फिर राजकुमारी ने महिला को डांटा और पश्चिम की खिड़की के रास्ते से बाहर जाने को कहा। स्त्री फिर राजकुमार के पास गई और सारी कहानी सुनाई। तब दीवान के बेटे ने राजकुमार को समझाया कि राजकुमारी ने उन्हें उस खिड़की की ओर बुलाया है। ये सुनकर राजकुमार खुशी से उछल पड़ा। उसने बुढ़िया के कपड़े पहनकर इत्र लगाकर स्त्री का रूप धारण कर लिया और हथिया बंद होकर राजकुमारी से मिलने चला गया। राजकुमार महल पहुंचा और खिड़की के रास्ते राजकुमारी के कमरे में पहुंच गया। राजकुमारी वहां तैयार थी और राजकुमार की प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही राजकुमार कमरे में दाखिल हुआ, उसकी आंखें फैल गईं। राजकुमारी के कमरे में बहुत सी महंगी चीजें रखी हुई थीं। राजकुमार और राजकुमारी पूरी रात साथ साथ रहे। फिर दिन निकलते ही राजकुमारी ने उस राजकुमार को सबसे छुपा दिया। जब रात होती तो राजकुमार बाहर आता। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। तभी अचानक राजकुमार को अपने मित्र की याद आई। राजकुमार को अपने मित्र की चिंता हो रही थी कि पता नहीं उसका मित्र कहाँ होगा, कैसा होगा और उसका क्या हुआ होगा। राजकुमार को उदास देखकर राजकुमारी ने राजकुमार की उदासी का कारण पूछा। उसके बाद राजकुमार ने राजकुमारी को अपने मित्र के बारे में बताया। राजकुमार ने कहा, वो मेरा बहुत अच्छा और चतुर मित्र है। उसी के कारण मैं आपसे मिल सका हूँ। ये सुनकर राजकुमारी ने राजकुमार से कहा, मैं तुम्हारे मित्र के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। तुम उसे खाना खिलाकर और समझाकर आ जाना। फिर राजकुमार भोजन लेकर अपने मित्र के पास पहुंचा। दोनों दोस्त लगभग कई महीनों से नहीं मिले थे। मिलने के बाद राजकुमार ने अपने मित्र को सारी बात बताई। राजकुमार ने कहा, मैंने राजकुमारी को तुम्हारी चतुराई के बारे में बताया। राजकुमारी ने तुम्हारे लिए खाना भेजा है। ये सब सुनकर दीवान का बेटा सोच में पड़ गया। उसने राजकुमार से कहा कि तुमने ये ठीक नहीं किया। राजकुमारी समझ गई कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, वो तुम्हें अपने वश में नहीं रख सकेगी। इसलिए उन्होंने इस खाने में जहर भेज दिया है। इतना कहते ही दीवान के बेटे ने उस खाने में से एक लड्डू उठाया और सामने बैठे एक कुत्ते को दे दिया। लड्डू खाते ही कुत्ता मर गया। ये देखकर राजकुमार को बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा कि भगवान ऐसी महिला से रक्षा करे। अब मैं उस राजकुमारी के पास नहीं जाऊंगा। दीवान के बेटे ने राजकुमार से कहा, नहीं, अब कोई ऐसी तरकीब निकालनी चाहिए जिससे हम सब मिलकर इसे अपने घर ले जा सकें। आज रात तुम वहां जाओ और जब राजकुमारी सो रही हो तो उसकी बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान बना देना। फिर उसके गहने ले आओ। राजकुमार ने अपने मित्र की बात सुनी और जैसा उसने कहा वैसा ही किया। तब दीवान के बेटे ने योगी का भेष धारण किया। उसने राजकुमार से इन आभूषणों को बाजार में बेचने को कहा। यदि कोई तुम्हें पकड़ ले तो कहना कि मेरे स्वामी के पास जाओ और उसे मेरे पास ले आओ। राजकुमार गहनों को महल के पास एक सुनार के पास ले गया। सुनार ने आभूषणों को देखते ही पहचान लिया और राजकुमार को कोतवाल के पास ले गया। कोतवाल ने राजकुमार से सवाल पूछे तो राजकुमार ने कहा, ये आभूषण मुझे मेरे गुरुजी ने दिए हैं। ये सुनकर कोतवाल ने गुरु के पुत्र यानी दीवान को भी पकड़ लिया और राजा के दरबार में ले गया। राजा ने पूछा, योगी महाराज, आपको ये बहुमूल्य आभूषण कहाँ से मिले? योगी के वेश में दीवान के बेटे ने कहा, महाराज, मैं काली चौदस के दिन शमशान में डाकिनी मंत्र प्राप्त कर रहा था। तभी एक डाकिनी मेरे सामने प्रकट हुई। मैंने उसके आभूषण उतार दिए और उसकी बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान बना दिया। ये सुनकर राजा महल में गए और रानी से पद्मावती की बाईं जांघ को देखने को कहा कि कहीं राजकुमारी की जांघ पर त्रिशूल का निशान तो नहीं है। राजा की बात सुनकर रानी ने देखा तो सचमुच राजकुमारी की बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान था। ये जानकर राजा को बहुत दुख हुआ। तब राजा योगी के पास गए और बोले, योगी बताओ, बुरी स्त्रियों के लिए शास्त्रों में क्या दंड है? योगी ने उत्तर दिया, यदि ब्राह्मण, राजा, गाय, स्त्री, पुरुष और उसके राज्य में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ कोई बुरा काम किया जाए तो उसे राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए। ये सुनकर राजा ने पद्मावती को जंगल में भेज दिया। वहां राजकुमार और दीवान का बेटा मौके की ताक में बैठे थे।
राजकुमारी को अकेली पाकर वे दोनों उसे अपने नगर में ले आए और सुखपूर्वक रहने लगे। कहानी खत्म हुई और हर बार की तरह एक बार फिर बेताल ने विक्रम से पूछा, तो राजन बताओ, इस कहानी में असली अपराधी या पापी कौन है? जल्दी बताओ राजन, नहीं तो मैं तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। विक्रम ने उत्तर दिया, पापी राजा था, क्योंकि दीवान के बेटे ने अपने स्वामी का काम किया था। कोतवाल ने राजा की बात सुनी और राजकुमार ने उसकी इच्छा पूरी कर दी, लेकिन इस कहानी में राजा एक पापी था। उसने बिना सोचे समझे राजकुमारी को राज्य से बाहर निकाल दिया। विक्रम के इतना कहते ही बेताल फिर उड़कर पेड़ पर जा लटका। अतः इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। कभी किसी के बहकावे में आकर गलत कदम नहीं उठाना चाहिए।